हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री का जो मॉड्यूल या जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, उसका ये नेक्स्ट पार्ट। पिछली वीडियोस आपने देख ली होंगी, कंटिन्यू चल रही है हमारी वन बाई वन पिछली वीडियो, और स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियोस जो हमने पढ़ी थी उसमें देखा था गांधी जी 1915 में भारत आ गए। पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए बिहार में उन्होंने किया। डिटेल से पढ़ लिया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वाली वीडियो का। पिछली वीडियो देखना, फिर उसके बाद ये वाली स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी। दूसरा सत्याग्रह उन्होंने 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा 2 सत्याग्रह किए, और वो क्यों किए थे, किस वजह रही थी, वो पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर सके। 1919 का रोलट एक्ट, ब्लैक कानून, बिना वकील दलील वाला कानून, नरसंहार हुआ, और उसके बाद 2 कमेटी बनाई गई, तहकीकात और हंटर कमेटी अंग्रेजों की और तहकीकात कमेटी भारत की। फिर हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन, पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने असहयोग करने से, मतलब सहयोग करने से मना कर दिया। जितने भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जो अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उनके साथ सरकारी पद पर थे, उनसे कहा गया कि तुम इनके साथ सहयोग मत करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें असहयोग आंदोलन से रिलेटेड थी। आगे बात करते हैं 1922 में। फिर चोरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को तो गांधी जी ने अपना जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था, वो वापस ले लिया। ठीक है, इस वापस लेने से अब जो चोरी चौरा कांड हिंसा हुई थी, वो घटना हुई थी, वो हिंसावादी थी, गांधी जी अहिंसावादी थे, तो इस चीज़ों से परेशान होकर गांधी जी ने उसको वापस ले लिया। ठीक है, तो इस चीज़ से गांधी जी ने वापस जब लिया तो कुछ लोग इससे गुस्सा हुए, और जैसे सी.आर. दास हुए और मोतीलाल नेहरू और भी जितने प्रोमिनेंट लीडर थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, वो उन्होंने कहा कि इतनी सी घटना के लिए आप इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, आप उसको वापस कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद की घटना क्या है, आगे की वो क्या है, उसके लिए हम पढ़ते। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली छोटी वीडियो है। ये देखो, ये पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का इससे आसान तरीका तुमने कभी नहीं देखा होगा। टू द पॉइंट सारी चीज़ें रिवाइज करने में मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेंगी, और सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। रिवीजन मस्ट है भाई, तुम कितना भी पढ़ लो, कितना अच्छा सा समझा देगा कोई टीचर आपको। ठीक है, आज की क्लास के बाद अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे उसको तो 10-15 दिन निकल जाने वाला हुआ। तो आगे करते हैं स्टार्ट हम। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन जैसे वापस लिया तो लोगों में रोष उत्पन्न हो गया, और अब असहयोग आंदोलन नेशनल लेवल पे था, राष्ट्रीय स्तर पे था, वापस ले लिया। तो कुछ लोग जो इससे परेशान थे, खफा थे, उन्होंने क्या किया, उनमें से एक इंपॉर्टेंट थे हमारे सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, और उनको देशबंधु भी कहा जाता है। देशबंधु कहने के पीछे तात्पर्य उनका ये था कि उन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब दान में दे दी, जितनी भी सारी चीज़ें थी, इसलिए उनको देशबंधु कहा जाता है। बस ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भैया देशबंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो सी.आर. दास, चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम होता है। सी.आर. दास याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी 1923 में। 1 जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है 1923 में, और किसने की थी, ये थे नेता जिन्होंने की थी, सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, और महासचिव बने थे इस पार्टी के मोतीलाल नेहरू। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी, इलाहाबाद में। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, देखो 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था, उसके 1 साल बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू महासचिव बने थे, सी.आर. दास उसके नेता थे, मतलब जिन्होंने फाउंडर थे, संस्थापक थे, और हुई कहाँ थी, इलाहाबाद में। बस इतनी सी बात याद रखनी है। सी.आर. दास से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात बस ये ध्यान रखनी है, इन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, देशबंधु की इन्हें उपाधि दी गई थी, कहा जाता था, मतलब देशबंधु कहने लगे इन सबको, इनको, सी.आर. दास को। आगे बात करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बात थी हमारी, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अब देखो, कांग्रेस से अब एक और पार्टी बन गई, दूसरी। धीरे धीरे तो दल बन ही रहे थे, तभी तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, 1909 का मॉर्लेमेंटो सुधार, ये सब आए थे, क्योंकि धीरे धीरे 1885 के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे दल बनने लगे थे, सब अलग अलग पार्टियां बनने लगी थी, और अंग्रेजों को यही लग रहा था इस तरह से अगर पार्टी बनने लगी, दल बनने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे, तो हमारा दमन फिर निश्चित है। तो उनका काम तो फिर वो दलों को अलग अलग करना ही था। तो एक काम ये हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो फिर क्या होता है, गांधी जी ने 1924 में फिर गांधी जी ने सी.आर. दास के साथ समझौता
किया, पैक्ट किया, देखो भाई हम एकजुट होकर अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर इनके खिलाफ नहीं लड़ सकते, इनको बाहर नहीं कर सकते, तो एकजुट होना बड़ा ज़रूरी है। सी आर दास इस बात से सहमत हुए और समझौता हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी पार्टी अब तुम्हें ही सपोर्ट करेगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, हम अलग नहीं है, हमारी पार्टी ये सब चलेगी। तो 1925 में फिर सी आर दास का यानी कि इनकी निधन हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे और मोतीलाल नेहरू भी फिर वापस कांग्रेस में आ जाते हैं और उसके बाद 1935 तक पहुँचते पहुँचते स्वराज पार्टी खत्म हो जाती है 1935 में। 1925 में जब सी आर दास की मृत्यु हो जाती है तो मोतीलाल नेहरू भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो वापस कांग्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और ख़त्म हो गई थी 1935 में, जा जाके वो पूरी ख़त्म हो गई। अच्छा ठीक है, गांधी दास पैक्ट कब हुआ था, क्वेश्चन पूछ ले आएगा। 1924 में गांधी और दास, सी आर दास के बीच समझौता हुआ था एकजुट होकर लड़ने की। कुल मिला के बात यही थी, गांधी जी ने सबको एकजुट रखने की कोशिश की, जितने भी अलग होते रहे बस उनको एकजुट करने की कोशिश की, क्योंकि अंग्रेजों को इसी तरीके से यूनिटी के साथ बाहर निकाला जा सकता था। आगे चलते हैं, अगला हमारे पास 1924 में ही एक इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा सेशन होता है और वो कर्नाटक का बेलगाम जगह थी कर्नाटक में, और ये कर्नाटक में सेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि सी आर दास पैक्ट के बाद फिर अधिवेशन होता है और उसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। उनसे कहा जाता है तुम लीड करोगे, इसका अधिवेशन को संबोधित तुम करोगे, यानी कि अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे, गांधी जी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और एकमात्र बार बने थे, बस एकमात्र बार, एक ही बार अध्यक्ष बने, एकमात्र बार। तो गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने 1924 में कर्नाटक का वेलकम सेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता गांधी जी ने कौन से सेशन में की थी, तो बेलगाम सेशन कर्नाटक, और कब की थी, 1924 में। कैसे याद रहेगा, देखो सी आर दास असहयोग आंदोलन वापस लिया, उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की, 24 में सी आर दास गांधी और दास पैक्ट होता है, समझौता होता है, और उसी टाइम भी उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, बड़े आसान सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट बातें सारी। तो देखो असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड के बाद वापस ले लिया, ये बात है। शुरू हुआ था 1920 में, राष्ट्रीय आंदोलन थे, ये पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। बाकी सत्याग्रह, देखो सत्याग्रह एक पर्टिकुलर एरिया के व्यक्तियों के लिए था और राष्ट्रीय आंदोलन पूरे देश के लिए था, पूरे देश के लोग अंग्रेजों को बाहर निकालने की बात कर रहे थे। ठीक है, चलो आगे बात करते। बेलगाम सेशन हो गया, अध्यक्ष बने गांधी जी, एकमात्र बार गांधी जी अध्यक्ष बने कर्नाटक के बेलगाम सेशन में। और उसके बाद 1925, देखो गांधी जी और उसके बाद सरोजनी नायडू आ जाती है। गांधी जी सरोजनी नायडू एक साथ देखने को मिलती हैं, तो इसलिए गांधी जी ने अपने बात कहा कि ठीक है जी, इनको भी अगली बार अध्यक्ष बना देना, है ना। ऐसा नहीं कहा था उन्होंने, बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तो गांधी जी के बाद सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी 1925 में। इम्पोर्टेंट क्यों है वो वाला, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन, और 1925 में सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इम्पोर्टेंट क्यों है वो, उसके लिए हम बात करते हैं अगली वाली। ठीक है, तो सुनते जल्दी से एक बार, मैं इसको समझा देता हूँ। 1917 में, देखो 1917 में अगर तुमने देखा होगा, होम रूल लीग आंदोलन हुआ था। 1916 में तिलक ने जो स्टार्ट किया था बम्बई और महाराष्ट्र वाले एरिया में, बाकी के पूरे एरिया में, पूरे भारत में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। और एनी बेसेंट कहाँ से आई थी, आयरलैंड से आई हुई थी, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उसके एक साल बाद, 1916 के एक साल बाद, मतलब 1917 में, ये हमने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर नहीं देखा होगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, बस यहीं के यहीं दिमाग में छप जाएगा, रिवीजन की ज़रूरत बात नाम मात्र पड़ेगी। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बारी, और बस चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, लेकिन कोशिश यही करना कि नोट कर लो भाई। नोट करने में इतनी बड़ी बात नहीं है, मुश्किल से देखो अभी तक 3-4 क्लास हुई हैं और आधी मॉडर्न हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 5-10-15 पेज में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। रिवीजन करने में बहुत आसानी हो, 1 घंटे में पूरी कर दोगे पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। चलो देखते हैं। 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, कहाँ की थी, आयरलैंड की, और अधिवेशन हुआ था कलकत्ता। ऐसे याद रखो, कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, के ऐसे याद रखो, कलकत्ता लास्ट वाला भी कलकत्ता और बीच में कानपुर, बस इतना याद रखना। सुनो, एनी बेसेंट 1917 में आयरलैंड की थी, कलकत्ता अधिवेशन था, अध्यक्ष। इसके 8 साल बाद, 1917 के 8 साल बाद 1925, 17 में 8 जोड़ोगे तो 25, 1925 में सरोजनी नायडू भारत की थी और अधिवेशन था कानपुर।
उसके भी 8 साल बाद 1933 नल्ली सेन गुप्ता कहाँ की थी? ब्रिटिश थी। नल्ली सेन गुप्ता कहाँ की थी? ब्रिटेन की थी। नल्ली सेन गुप्ता नाम तो मतलब भारतीय लग रहा है, लेकिन वो थी ब्रिटिश, और अधिवेशन था वो कलकत्ता का। ठीक है, तो ये बात क्यों, देखो 1917 में 8 जोड़ा, 1925 में 8 जोड़ा, 1933 एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नल्ली सेन गुप्ता, कानपुर, कलकत्ता, कानपुर और फिर से कलकत्ता, के नाम से याद रखेंगे। क्लियर हो गई। 1917 में आयरलैंड, एनी बेसेंट विदेशी थी, आयरलैंड विदेशी तो है, तो विदेशी थी आयरलैंड, और अधिवेशन कलकत्ता। सरोजिनी नायडू 1925 गांधी जी के जस्ट बाद, 1 साल पहले गांधी जी 1924 में, ऐसे याद रख सकते हो कई तरीके से। 17 में 8 जोड़ा 25 और 8 33, और 1925 में अगर सरोजिनी नायडू तो गांधी जी 1 साल पहले 1924, गांधी जी का भी खत्म हो जाता मसला। बेलगाम सेशन कर्नाटक, एकमात्र बार अध्यक्ष बने, इसलिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब देखो जरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो देखो 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन और थी आयरलैंड की, विदेशी थी। भारतीय 1925 में सरोजिनी नायडू भारत की थी और कानपुर अधिवेशन। 1933 में नल्ली सेन गुप्ता ब्रिटिश थी और अधिवेशन कलकत्ता। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखो जरा, यही तो है पहली महिला जो अध्यक्ष बनी, ये दूसरी महिला जो अध्यक्ष बनी, और वो तीसरी महिला जो अध्यक्ष बनी। तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट इसका आंसर चला जाएगा, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। खत्म हो गई बात। अब देखो यार, इसके लिए भी तुम कई बार थोड़े रट्टा मारते फिरोगे, बस समझ लो एक बार। रटने के लिए तो और बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें रट लो, है ना, इनको समझ लो। देखो 1917 एनी बेसेंट 8 जोड़ा, 1925 ये याद रहेंगी बिल्कुल। आयरलैंड कलकत्ता, लास्ट वाला भी कलकत्ता, बीच में कानपुर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बात करते हैं। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, और भारतीय तो यही थी सरोजिनी नायडू, बाकी तो ये आयरलैंड की थी, वो ब्रिटिश थी, तो भारतीय तो यही थी, तो आंसर चला जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, आसानी है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विदेशी महिला, ये भी विदेशी थी, वो भी विदेशी थी, ये तो भारतीय थे, तो पहली विदेशी पूछा तो यही है एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली ब्रिटिश महिला, तो ब्रिटिश तो एक ही थी, नल्ली सेन गुप्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी विदेशी महिला अध्यक्ष नल्ली सेन गुप्ता, कहाँ की थी? ब्रिटेन की। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी वो कहाँ हुआ था? कानपुर। पहला वाले कलकत्ता। तो ये लिस्ट याद रहेगी ना, तो किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये रटने की बात नहीं है, समझने की बात है। इसको समझ लो। एनी बेसेंट 1917 में, वो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था, उसके 1 साल बाद 1917 में, याद रहेगी ये डेट तो, कोई दिक्कत नहीं। 17 में 8 जोड़ोगे, 1925 में 8 जोड़ोगे, 1933। आयरलैंड कलकत्ता, भारत कानपुर, ब्रिटिश महिला थी, ब्रिटेन की थी, कलकत्ता। ठीक है, तो अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नल्ली सेन गुप्ता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, या पहली महिला जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? आयरलैंड की एनी बेसेंट। क्लियर हो गया। होम रूल लीग के आंदोलन भी एनी बेसेंट ने शुरू किया था, तिलक के बाद एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ने सबको एकजुट रखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई होंगी। सारी चीज़ें बड़ी आसान है, मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1922 में वापस लिया, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसने शुरुआत ये बनी कहाँ थी? इलाहाबाद में, और इसके नेता जो थे, यानी कि बनाया किसने था? CR दास ने, और इसके महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। उसके
उसके बाद 1 साल के बाद 1924 में गांधी और दास पैक्ट होता है, समझौता होता है। गांधी जी ने दास जी को समझा दिया और उसके बाद फिर गांधी जी ने अध्यक्षता की। एकमात्र बार अध्यक्ष बने गांधी जी कर्नाटक के बेलगाम सेशन में, अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और वो अधिवेशन हुआ था कर्नाटक के बेलगाम में। एकमात्र बार अध्यक्ष थे गांधी जी के 1 साल बाद, जस्ट 1 साल बाद 1925 में सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे। उम्मीद करता हूँ इतनी सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। सारी बहुत ही आसान है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे नहीं लगता इसको पढ़ने में, रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 4-5 मिनट का ये वीडियोस है, जो भी है रिवाइज़ करने में आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से। पिछली वाली वीडियो देखना, इसको देखना, नोट्स बनाना अपने और रिविज़न करने में देखना, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और सीखते रहना, खुश रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।